हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एलकॉम एकेडमी। दोस्तों, डीसी एनालिसिस हम पढ़ चुके हैं। डीसी एनालिसिस जिसमें हम पढ़े थे डुअल इनपुट बैलेंस आउटपुट के लिए मैं आपको बता चुका हूं कि जो क्यू पॉइंट है वो सभी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस हैं, फोर्थ कॉन्फ़िगरेशन सभी के लिए सेम रहता है। तो डीसी एनालिसिस क्लियर हो चुका होगा होपफुली आपको। अब आज से हम बात करेंगे एसी एनालिसिस की। तो देखिएगा, डीसी एनालिसिस में आप क्यू पॉइंट को कैलकुलेट करते थे। क्यों? क्योंकि आप चाहते थे कि आपका जो एम्पलीफायर है उसकी जो शेप है, जो आउटपुट शेप है, उसमें किसी भी तरीके का डिस्टॉर्शन ना हो। तो क्यू पॉइंट को हम मिडिल में रखते हैं। तो ये डीसी एनालिसिस का काम होता है। अब हमें इनपुट को एम्पलीफाई करना है। तो जो इनपुट हम एम्पलीफाई करते हैं दैट इज एसी इनपुट। तो एसी इनपुट को जो हम एम्पलीफाई कर रहे हैं, तो जब वो आउटपुट में हमें मिलता है तो आउटपुट में जो भी वेव फॉर्म हमारे पास होती है हम उसका कैलकुलेट करते हैं कि किस तरीके से वोल्टेज गेन है, इनपुट रेजिस्टेंस है, आउटपुट रेजिस्टेंस है। ये सिंपली हम जो एम्पलीफायर हुआ करता था, एनालॉग में आपने पढ़े होंगे, अभी तक वो हम कैलकुलेट किया करते थे। सेम केस अगर मैं इस एम्पलीफायर, इस डिफरेंशियल एम्पलीफायर के बारे में बात करता हूं, तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर के बारे में अगर मैं बात करूं तो डिफरेंशियल उससे किस तरीके से डिफरेंस होता है, वहां हम इनपुट को डायरेक्टली एम्पलीफाई कर देते हैं, यहां हम इनपुट के डिफरेंस को एम्पलीफाई कर रहे हैं। तो यहां पर जो हमारे पास गेन होगा वो कौन सा होगा? डिफरेंशियल वोल्टेज गेन, जो हमें कैलकुलेट करना होगा, जिसके बारे में एक आइडिया मैं आपको कल दे चुका हूं। सेम एक सिचुएशन और होती है इसमें, दैट इज V1 और जब V2 जो दोनों ही इक्वल्स होते हैं तो उस केस में एक कॉमन मोड गेन भी हमें मिलता है। तो हम वोल्टेज गेन यानी कि डिफरेंशियल वोल्टेज गेन एंड कॉमन वोल्टेज गेन, ये दोनों ही हम कैलकुलेट करेंगे। और ये अगर दोनों हमें कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम CMRR को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर की। तो आज के लेक्चर में जो हम देखेंगे, आज के लेक्चर में हम देखेंगे डिफरेंशियल वोल्टेज गेन। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉमन मोड गेन एंड CMRR को कैलकुलेट करते हैं। तो विदाउट अ फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। ओके, तो व्हाट इज द डिफरेंशियल गेन जो हमें कैलकुलेट करना है? डिफरेंशियल गेन मैं आपको बता चुका हूं, दैट इज V0 बाय VID। आउटपुट, दिस इज योर बैलेंस्ड आउटपुट। और अगर मैं इसकी बात करता हूं दैट इज योर VID। तो बैलेंस्ड आउटपुट होती है वो कितना होता है? V01 माइनस V02 डिवाइडेड बाई VID की अगर मैं बात करता हूं दैट इज Vin1 माइनस Vin2। तो ये किस तरीके से है, आपको सर्किट ध्यान होना चाहिए। नहीं है तो मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हम इस सर्किट का डिफरेंशियल गेन कैलकुलेट करने वाले हैं। तो यहां पर देखिएगा, ये आपका बैलेंस्ड आउटपुट होता है। बैलेंस्ड आउटपुट कितना होता है? दैट इज योर पॉजिटिव नेगेटिव V0, जिसकी वैल्यू होती है दैट इज V01 माइनस V02। तो ये हो गया Vin1 माइनस Vin2। तो दिस इज योर Vin1 एंड दिस इज योर डिफरेंस इनपुट। यहाँ पे देखिए मैंने इसको और भी लिया क्योंकि इसे सोर्स वोल्टेजेस भी बोलते हैं। ये क्या होता है? ये सोर्स वोल्टेज होता है। तो हम इसे BS1 समटाइम्स बुक्स में आपकी, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को डाउट्स होते हैं, है ना। जैसे कि इस सर्किट के बारे में एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि DU क्या होता है? तो डुअल इनपुट डुअल आउटपुट या फिर डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट, ये दोनों ही सेम ही, एक ही के ही नाम है। तो चीज वही है लेकिन नाम अलग है, तो हम किसी तरीके से बुला सकते हैं। तो ऐसे ही केस है। तो कुछ केसेस में आपको यहाँ पर ये RS और VS2 दिखेगा। रीजन ये है क्योंकि ये सोर्स वोल्टेज है। तो ये सोर्स वोल्टेज जिसे आप एम्पलीफाई कर रहे हैं, इनपुट जो आप दे रहे हैं, जो कि एम्पलीफाई होकर आपको आउटपुट में मिलेगा, इससे ज्यादा पावर का, क्योंकि एम्पलीफायर है उसकी पावर ज्यादा होगी। तो और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है RS। तो R इन से भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट होगा, B इन से भी रिप्रेजेंट होगा। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं इसके बारे में बात करता हूं तो जो इनपुट इस केस में जब हम इसके लिए कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना होगा? पॉजिटिव नेगेटिव V0। तो इनपुट इस केस में कितना होगा? तो अगर मैं इनपुट के बारे में बात करता हूं तो दैट इज योर VID। तो Vin1 माइनस Vin2 ये होगा। तो यहां पर मैं इसे कहता हूं BS1 माइनस BS2। बेसिकली जो आपकी इनपुट होती है, जो आपको एम्पलीफाई करनी होती है, दैट इज योर BS। तो आपको इस इनपुट को BS बनाना है। तो इसको BS बनाने के लिए आप क्या कह सकते हैं? BS1 को BS/2 माइनस, देखिएगा ये जो दोनों इनपुट्स होती हैं, जब भी आपको डिफरेंशियल गेन कैलकुलेट करना है तो डिफरेंशियल गेन कैलकुलेट करने के साथ साथ आपको एक कंडीशन और भी पता होनी चाहिए कि यहां पर BCM 0 होता है। ये भी कल मैं आपको बताया था। अगर BCM 0 है, इसका क्या मतलब है? BCM की जो वैल्यू होती है दैट इज, जो भी इनपुट्स होती हैं, जैसे कि इस केस में BS1 प्लस BS2 डिवाइडेड बाई 2, तो दोनों का एवरेज होता है। तो दिस इक्वल टू 0। अगर दिस इक्वल टू 0 तो मैं ये कह सकता हूं कि इस केस में जो कंडीशन होगी दैट इज BS1 इज इक्वल टू माइनस BS2। तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तब आप डिफरेंशियल गेन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कब हो सकती है? तो यहां से देखिएगा,
अगर मैं BS1 को BSY2 ले रहा हूं तो BS2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, BS2 जो है दैट इज माइनस BSY2, यानी कि BS2 की जो वैल्यू वो माइनस BS1 होना चाहिए। तो BS1 BSY2 है और BS2 की वैल्यू यहाँ पे माइनस ऑलरेडी आ जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो VID है दैट इज योर BS, तो दिस इज योर BS। तो आपको BS एक्चुअली ट्रांसमिट करना है। तो डिफरेंशियल में आप BS ट्रांसमिट तो BS करना है, लेकिन डिफरेंशियल में आप क्या करते हैं, डिफरेंशियल इनपुट में आप इसको डायरेक्टली ना ट्रांसमिट करके आप BS1 और BS2 की फॉर्म में ट्रांसमिट करते हैं। लेकिन आपको तो ये चाहिए, तो ये चलने के लिए आप क्या करेंगे, आप यहां पर जो भी वेव फॉर्म लेंगे वो कैसी ले लेंगे, BSY2 मैग्नीट्यूड की ले लेंगे। BSY2 मैग्नीट्यूड की तो होंगी, लेकिन दोनों ही वेव फॉर्म कैसी होंगी, 180 डिग्री फेज शिफ्ट में होंगी। तो अब बात कर लेते हैं कि जब इन दोनों को 180 डिग्री फेज शिफ्ट में दिया जाता है तो आउटपुट पर किस तरह से चेंज आएगा, आइए चेक कर लेते हैं। ओके, तो यहां हम एक AC इनपुट दे देते हैं। दिस इज योर AC इनपुट। इसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो कितना रहेगा, BSY2, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब जो हम यहां पर देंगे, ओके, तो मैं इसको यहां ड्रॉ कर लेता हूं। देखिएगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, BSY2। तो वो जो इनपुट है वो इसके 180 डिग्री फेज शिफ्ट में होनी चाहिए। तो अगर ये 180 डिग्री फेज शिफ्ट में है तो ये कुछ इस तरीके से मैं ड्रॉ करूंगा और इसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा दैट इज माइनस BSY2, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। तो 180 डिग्री जब फेज शिफ्ट होता है तो जो पॉजिटिव पल्स है वो नेगेटिव और नेगेटिव पल्स को पॉजिटिव में हम कन्वर्ट कर देते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि जो एक्स एक्सिस है इसके अबाउट मिरर इमेज होती है। तो ये हो गया। अब सिंपली देख लेते हैं आउटपुट। देखिएगा, अगर आपको पहले अगर आपने ट्रांजिस्टर्स एम्पलीफायर्स पढ़े, आपको ध्यान हो तो आपको पता होगा इनपुट और आउटपुट के बीच 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है और इनपुट और कॉमन इनपुट के बीच, इनके बीच जो है वो 0 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है। तो अगर मैं इसके बारे में बात करूं, यहां पे ये है, तो यहां पर जो आपका B01 है, तो B01 जो आउटपुट है वो आपकी कितनी होगी, B01 जो होगी वो इसके 180 डिग्री फेज शिफ्ट होगी। तो 180 डिग्री फेज शिफ्ट का मतलब ये हो गया। अगर मैं इसके बारे में बात करता हूं तो सेम केस, तो इसके लिए भी जो B02 होगा, B02 कितना होगा, B02 भी 180 डिग्री इससे फेज शिफ्ट में होगा। तो ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, एंड दिस इज BSY2 एंड दिस इज माइनस BSY2। और अगर मैं इस केस में बात करता हूं तो ये वेव फॉर्म और ये वेव फॉर्म दोनों ही एज इट इज होंगी एमीटर के केस में, है ना। जैसे कि सपोज कीजिए ये करंट अगर आपने दे रखी है, ये अगर इसमें वोल्टेज लेने या करंट लेने, दोनों ही एक ही चीज़ है। तो अगर इसमें आप वोल्टेज देखेंगे तो वोल्टेज भी किस तरीके से होगा, सेम पोलरिटी के साथ होगा, दैट इज पॉजिटिव नेगेटिव। और यहाँ भी अगर एमीटर के अक्रॉस अगर आप देखेंगे तो आपको सेम मिलेगा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। दिस इज BSY2 एंड माइनस BSY2 और ये भी आपका होगा BSY2। तो ये बेसिकली मिल गया। अब देखिए इसका चेंजेस क्या है, आपको पता है जो आपका डिफरेंशियल गेन है वो होता है V0/BS। BS तो हम देख चुके हैं हमारा किस तरीके से आया। BS के लिए हम सिंपली यहाँ पर BSY2, यहाँ पर BSY2 दो वेव फॉर्म दे दी, वो हमें मिल गया। अब बात करते हैं V0 की। तो V0 अगर आप देखें तो दिस इज योर V01। तो V01 आपका कितना है, V0 की अगर मैं बात करता हूं तो V0 इज इक्वल टू V01। अगर ये V01 है तो V02 जो है वो एक्चुअल में माइनस V01 के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि वेव तो सेम है, बस 180 डिग्री फेज शिफ्ट है। तो मैं ये कह सकता हूं कि V01 माइनस जो V02 है वो किसके इक्वल है, वो माइनस V01 के इक्वल है। दैट मीन्स V0 की जो वैल्यू है दैट इज 2 टाइम्स V01 या फिर 2 टाइम्स V02। तो फाइनल आपका इस केस में B01 दैट इज 2 टाइम्स V01, ये आपका आउटपुट आ गया। तो आपको डिफरेंशियल गेन में क्या कैलकुलेट करना है, दिस इज योर 2V01 डिवाइडेड बाई BS। अब आपको ये कैलकुलेट करना, अगर ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपको डिफरेंशियल गेन मिल जाएगा। तो अगर आपको डिफरेंशियल गेन अब कैलकुलेट करना है तो डिफरेंशियल गेन में आपको 2 टाइम्स V01 और BS ये कैलकुलेट करना है। अब देखिएगा यहाँ तो हमने बात कर ली, अब मगर यहाँ की मैं बात करूँ तो सिंपल से अगर मैं देखूँ तो ये वेव फॉर्म आपको इस एमीटर पे मिलेगा और ये वाली वेव फॉर्म आपको इस एमीटर जंक्शन में मिलेगी। दोनों ही इक्वल हैं बट अपोजिट हैं। तो यहाँ से अगर ये IE करंट आ रही है और यहाँ से माइनस IE करंट है तो दोनों ही मैग्नीट्यूड में तो सेम होंगी, लेकिन कैसी होंगी, अपोजिट होंगी। क्योंकि ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से कैंसिल और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव से कैंसिल हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो IE करंट होगी
दैट इज योर IE, जो 2IE यहाँ पर होता है दैट इज योर 0। तो अगर ये 2IE अगर आपका 0 होगा तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस एमीटर करंट में जो भी करंट जारी होगी वो 0 जारी होगी। तो ये एक्चुअल में इस सर्किट के बारे में होपफुली अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमें जो इसका करना है AC इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, और AC इक्विवेलेंट सर्किट में जो हम H पैरामीटर सर्किट बनाया करते थे, H पैरामीटर को ध्यान में रखें, ट्रांजिस्टर का जो हम H पैरामीटर सर्किट बनाया करते थे वो हम बनाएंगे। अब हम इसमें डिफरेंशियल गेन इसका हम इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। तो आइए इसका AC इक्विवेलेंट यानी कि H पैरामीटर सर्किट बनाते हैं। ओके, तो डिफरेंशियल गेन कैलकुलेट करना है, इस सर्किट का मुझे H पैरामीटर बनाना। तो जब AC एनालिसिस करते हैं तो जितने भी DC सोर्सेज होते हैं उन्हें हम ग्राउंड कर देते हैं। ये भी ग्राउंड, ये भी ग्राउंड हो गया। और AC सोर्स जो हमने किस वैल्यू के लिए हैं, डिफरेंशियल गेन के केस में इसकी वैल्यू BS/2 होगी। मैं मैग्नीट्यूड डायरेक्ट लिख देता हूँ वेव फॉर्म को हटाकर, इसकी वैल्यू होगी दैट इज -BS/2। तो ये भी BS/2 फॉर्म में होगा, ये -BS/2 होगा। दोनों ही 180 डिग्री फेज शिफ्ट में होंगे। ये दोनों मैंने ग्राउंडेड कर ही दिए हैं। अब बनाते हैं इसका AC इक्विवेलेंट सर्किट। तो H पैरामीटर में देखिएगा आप किस तरीके से बनाते हैं। अगर मैं इसको बनाऊं, होपफुली आपको आता होगा, नहीं आता होगा एक बार जाके देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी मैं बता ही देता हूँ। तो ये आपके पास एक AC सोर्स है, यहाँ पर आपका एक इंटरनल सोर्स दैट इज RS, और ये जो ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर का जो इक्विवेलेंट होता है दैट इज, आपको पता है एक रेजिस्टर होता है दैट इज HIE, इसका जो इंटरनल दैट इज HIE। RE की अगर मैं बात करता हूं तो RE देखिएगा यहाँ पर करंट 0 जा रही है, तो ये तो कुछ नहीं होगा, तो मैं इसे ग्राउंड ले लेता हूं। दिस इज योर एक HFE IV जो करंट है वो यहाँ पे फ्लो कर रही है दैट इज योर बेस। इसको मैं यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ, और ये जो है वो इस तरीके से आएगा। इसमें थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, है ना। देखिएगा तो यहाँ पर RC था, तो ये HFE IV हो जाएगा, ये हो जाएगा RC। दिस इज योर RC, और पॉजिटिव नेगेटिव इसी के क्रॉस आपको B0 कैलकुलेट करना है, और यहां से दैट इज योर करंट दैट इज IC। तो ये बेसिकली ये क्या है, ये BS/2 है। ये आपका H पैरामीटर का सर्किट डिजाइन हो गया। अब ये जो B0 है ये एक्चुअल में क्या है, हमें कैलकुलेट, यहां पर इस वाले ट्रांजिस्टर को हमने लिया है तो ये V01 होगा। तो हमें जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है AD = 2V01/BS, हमें इस सर्किट से अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और ये हम इजीली अब कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें KVL KCL जो भी अप्लाई करना है वो अप्लाई करना है। तो आइए क्विकली कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये वैल्यू किसकी होगी, यहाँ से तो सर्किट ओपन है, तो दैट मीन्स IC करंट जो होगी वो ये होगी, ये भी IC करंट ही होगी। तो अगर मैं V01 के बारे में बात करता हूँ तो V01 यहाँ से कितना होगा, दैट इज, देखिएगा ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। IC अगर पॉजिटिव टर्मिनल से रेजिस्टर से निकल रही है तो वो नेगेटिव होगा, तो मैं ये कह सकता हूँ -IC × RC ये वैल्यू होगी। IC की अगर हम बात करें तो IC किसके इक्वल है, HFE IV, ये भी करंट है, तो जितना ये करंट है वही उतना ही करंट होगा, सेम सर्किट में फ्लो हो रहा है। तो V01 की दैट इज जो वैल्यू होगी दैट इज -HFE IV RC। तो ये आपका V01 हो गया। अब अगर आप यहाँ से IV की वैल्यू पुट करके निकाल के इसमें रख दें तो शायद आप कैलकुलेट कर पाएंगे इजीली। तो IV की वैल्यू आपको कहाँ से मिल जाएगी, IV की वैल्यू आपको इस सर्किट से मिल जाएगी। तो इसमें आप क्या करें, ये सपोज जैसे सर्किट 1 है तो हम KVL एट लो 1 ये लगा दें। जब भी आप KVL इस तरीके से लगाएं तो लिख दें, क्योंकि अगर बीटेक स्टूडेंट है तो आप लिखेंगे तो वो एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो यहाँ से सिंपली मूव कर लेंगे तो देखिएगा जो BS/2 है, BS/2 ये किसके इक्वल होगा, तो देखिएगा सिंपल, या तो एक सिंपल जो फंडा जो मैंने KVL का बताया कि आप जहाँ एक जगह पकड़ लें जहाँ से चल रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, ये करंट की डायरेक्शन ले लें, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ध्यान रखिएगा पॉजिटिव करंट यहाँ से निकलती है, रजिस्टर एब्जॉर्बिंग है, तो पॉजिटिव करंट उसमें हमेशा ही ऑब्जर्विंग। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आप कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से चलें और नेगेटिव साइन जो पहले आ रहा है उसको लिखते चले, तो -VI2 प्लस RS/IV प्लस HIE/IV और इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां से अगर आप IV की बात करें तो IV की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, दैट इज BS/2 नीचे आ जाएगा, तो 2 टाइम्स
आर एस प्लस एच आई ई। तो दिस इज योर आई वी। तो आई वी आप यहाँ पे पुट कर दें, दैट इज V01 माइनस एच एफ ई आर सी। आई वी की वैल्यू जब यहाँ पर पुट करेंगे तो दिस इज योर वी एस 2 टाइम्स आर एस प्लस एच आई ई 01। क्यों? क्योंकि मुझे 2V01 चाहिए। बी एस को मैं नीचे ले आता हूं तो ये बी एस को मैं नीचे ले आता हूं, तो यही मेरा ए डी है। अब मैं अगर इसको ले आता हूं तो इस पे क्या बचेगा, ये मेरे पास मिलेगा। मैं यहाँ पे डिफरेंट पेन यूज कर लेता हूँ, दैट इज एच एफ ई आर सी डिवाइडेड बाय आर एस प्लस एच आई ई। तो ये बेसिकली आपका क्या है, ये आपका है ए डी। तो अगर मैं डिफरेंशियल गेन की बात करूं तो डिफरेंशियल गेन एच पैरामीटर के कॉन्सेप्ट में आपका ये आ गया। ये आपका क्या है, ये एच पैरामीटर फॉर्म में है। तो ये किस में है, एच पैरामीटर। जब आपने एच पैरामीटर ये कंसीडर किया, अगर मैं इसे को आर ई के यानी कि आर ई मॉडल के फॉर्म में लिखना है तो किस तरीके से हो जाएगा, ए डी इज इक्वल। देखिए जब आर ई मॉडल में लिखते हैं तो जो आपको पता होगा एच एफ ई जो होता है वो बीटा के सेम होता है। तो एच एफ ई की जो वैल्यू होती है दैट इज बीटा या बीटा ए सी, क्योंकि ये ए सी एनालिसिस कर रहे हैं तो यहाँ पर बीटा ए सी लिख सकते हैं। तो मैं सिंपली बीटा लिख देता हूँ, तो माइनस बीटा आर सी तो सेम ही रहेगा, आर एस। और अगर मैं एच आई ई की बात करूँ तो आर ई मॉडल में मैं एच आई को क्या लिख सकता हूँ, आर पाई। मैं ये लिख देता हूं। देखिएगा आर एस वैल्यू ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। आर एस जो होता है वो वोल्टेज जो सोर्स है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस को हम कम रखते हैं ताकि हमारा जो वोल्टेज है वो इजीली मैक्सिमम से मैक्सिमम एम्पलीफाई हो सके। तो आर एस जनरली आपको मोस्टली केसेस में आपको आर एस जो है वो हमेशा कम मिलेगा। तो आर एस की वैल्यू अगर कम है तो ए डी कितना हो जाएगा, तो ए डी होगा बीटा आर सी डिवाइडेड बाय आर पाई। क्यों? क्योंकि आर पाई जो है दैट इज ग्रेटर देन एज कंपेयर टू आर एस। तो अगर ये कंडीशन है तो ये अब आपके पास होगा। देखिएगा ध्यान रखिएगा, आपको पता होना चाहिए जब आपने एसी एनालिसिस किया था एम्पलीफायर का, तो बीटा बाई आर पी वाई आर पाई ये आपका जीएम होता है। जीएम की जो वैल्यू होती है वो 1 बाय आर ई। आर ई जो होता है वो डायनामिक रेजिस्टेंस होता है। तो आर ई क्या होता है, ये आपका डायनामिक रेजिस्टेंस होता है। होप ये टर्म्स आपको पढ़ी होंगी। अगर आपने नहीं पढ़ी तो एक बार जाके वो चेक कर लें, क्योंकि अगर मैं इसके बारे में बताने लगा तो एकदम हम एनालॉग उसमें पहुंच जाएंगे, हम सिंपल एम्पलीफायर के बारे में उसमें पहुंच जाएंगे तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ अगर आप इन टर्म्स के बारे में अच्छे से जानते हैं तो बहुत अच्छी बात। अगर नहीं जानते तो एक बार 10 से 15 मिनट जाके आप पुराने वीडियोज़ जो आपके जो भी जिस तरीके से आपने पढ़ा हो पुराने लेक्चर्स में, आप जाके एक बार देख लें एनालॉग में, तो आपको क्लियर हो जाएगा ये डायनामिक रेजिस्टेंस होती है अमीटर की। यहाँ पर जो हम अमीटर होते हैं जब एसी एनालिसिस करते हैं तो ये पिक्चर में आ जाती है, तो ये है। तो अगर आप इसे पुट कर देंगे, तो अगर आप इसे पुट करेंगे तो जो एडी है वो आपका किस तरीके से कितना चेंज हो जाएगा, तो बीटा। तो इसे हम लिख सकते हैं जीएम आर सी, ये लिख सकते हैं, या फिर एडी इज इक्वल टू माइनस जीएम को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई आर ई, तो माइनस आर सी बाय आर ई। तो ये कुछ एक्सप्रेशंस आपको मिल गए डिफरेंशियल वोल्टेज गेन के इन केस ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो ये आपके पास 4 कुछ एक्सप्रेशंस हैं। ये भी आपके पास एक एक्सप्रेशन हो गया जिसमें हम आरएस को कंसीडर कर रहे हैं, फिर आरएस को निगलेक्ट करने के साथ ये हो गया, और जीएम और इसकी फॉर्म में ये फाइनल एक्सप्रेशंस आपके होगा। जनरली आपके जो यूज हैं वो ये दोनों ज़्यादा यूज होंगे, तो आपको इन दोनों को याद रखना है। और सिंपल सी चीज़ें अगर आप इस पूरे उसको समझ गए हैं तो बहुत अच्छे से। आज के लिए इतना ही रखते हैं। डिफरेंशियल गेन हमने कैलकुलेट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉमन मोड गेन और CMRR कैलकुलेट करेंगे। अभी भी अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ आप उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। तो थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वन।